नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में। 2025 में एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों को क्या रैंकिंग मिली है इस बार, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी नीचे है, पिछले सालों के मुकाबले क्या किसी यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में कोई बदलाव आया है। तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले समय में अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा विद इन 1 मिनट कि ये जो रैंकिंग है वो कब से दी जाने लगी है और इसका फायदा क्या है और ये रैंकिंग किन पैरामीटर के बेस पर दी जाती है। तो बताना चाहता हूं 2015 से इस रैंकिंग सिस्टम को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और 2015 से लेके अब तक लगातार जो है ये रैंकिंग हर साल यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ही नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, बल्कि ओवरऑल हमारे देश के अंदर 2025 में टोटल 7,692 इंस्टीट्यूट्स को कवर किया गया है, जिसमें कॉलेज हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये जो रैंकिंग है वो किस बेस पर दी जाती है, देखो इसमें टोटल आपके 5 पैरामीटर है जिनको फॉलो अप किया जाता है, जिसमें पहला आपका है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा है आउटरीच इंक्लूसिविटी एंड पांचवा आपका है पीयर परसेप्शन। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, फैकल्टी और स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है, फैकल्टी विद पीएचडी स्टूडेंट्स कितने हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन कितना दिया जा रहा है, और उसके बाद आपका रिसर्च और प्रोफेशनल में बात करें तो पब्लिकेशंस कितने हैं, सिटेशंस कितने हैं, पेटेंट कितने हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हैं। अब देखो ये सारे पैरामीटर को फॉलो करते हुए ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है, और ये रैंकिंग एक तो ओवरऑल होती है, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है। दूसरा, ये आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग को लेकर हो सकता है या आपका एग्रीकल्चर को लेकर हो सकता है, मतलब जो आपके मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी रैंकिंग अलग जाती है। तो अब उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इस बार जो टॉप आपका रैंकिंग मिला है ओवरऑल में अगर हम बात करें तो पिछले कहा जा रहा है कि लगभग 6-7 साल से आईआईटी मद्रास ही है जो अपनी रैंक को काजिब जमाए हुए है ओवरऑल में। और ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग तो इनकी रैंक आपकी हाईएस्ट होगी। तो आईआईटी मद्रास अभी टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, टॉप यूनिवर्सिटी है आपके भारत की। अगर हम बात करें तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। बाकी मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है, और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। इसके अलावा कॉलेजेस में बात करें तो हिंदू कॉलेज है। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल, और इसके अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग या फिर अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है। तो उसी के अनुसार हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग है वो भी की गई है। उसके अनुसार अगर हम बात करें तो अगेन इस साल आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने ये रैंक हासिल की है, तो टोटल आपके एग्रीकल्चर के 40 इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है। इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड जो आपका साइंसेस है उसको लेकर अलग से जो ये रैंकिंग स्टार्ट हुई थी वो 2023 से स्टार्ट हुई थी। 2015 में इस रैंकिंग को स्टार्ट किया गया था, और 2015 से लेके 2023 तक एग्रीकल्चर को आपका एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इसको ऐड नहीं किया गया था। लेकिन 2023 के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी ये रैंकिंग दी जाने लगी, और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 2023 के बाद पहली रैंक पर जो काजिब है वो हमारा है IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आप लोग जानते हैं पहले आपका इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाना जाता है। पहले ये बिल्डिंग आपकी आईसीआर पूसा बिहार के अंदर थी, बाद में उसको शिफ्ट किया गया कहां पर, आपका पूसा दिल्ली के अंदर। इसकी रैंक पहले आपका नंबर पर है, पिछले 3 सालों से लगातार ये फर्स्ट रैंक पर है। और ओवरऑल अगर हम रैंकिंग की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि सभी यूनिवर्सिटीज की ओवरऑल रैंकिंग के अनुसार भी रैंक किया जाता है, तो उसमें पहली रैंक आईआईटी मद्रास की थी। उसी अनुसार यहां पर 24th रैंक है किसकी, IARI की, यानी कि अभी भी हमें टॉप रैंक में ओवरऑल यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए काफी चीजों की जरूरत है, लेकिन वो कई चीजें मैटर करती है। जरूरी नहीं कि 24th रैंक है तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल डिग्रेड हैं, एग्रीकल्चर वाले अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि रिसर्च कितना है, या फिर स्टूडेंट्स और आपका जो टीचर्स का रेशियो कितना है, रिसर्चेस कितनी हो रही है ना। क्योंकि हमारी तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एक ही स्ट्रीम की लाइन के अकॉर्डिंग होते हुए यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सिटी कम हो सकती है ना। अब वहीं अगर हम बात करें
तो हिस्टोरिक रोल मेनली क्या है इस यूनिवर्सिटी का, तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत अच्छा आपका एक कंट्रीब्यूशन है। और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर जो वेराइटीज डेवलप की जा रही हैं वो आईसीआर और आईआरआई के साथ की जा रही हैं, और ये बहुत सारी ऐसी वेराइटीज हैं, ना कि केवल फील्ड क्रॉप्स में बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी ऐसी काफी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि लगातार पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई हैं, और उनकी वजह से आपका एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ है। एज वेल एज बाकी और भी रिसर्च और टेक्नोलॉजीज के अंदर इस यूनिवर्सिटी का बहुत अहम रोल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बाकी अलग अलग रैंक के ऊपर काजिब हैं या फिर उनकी रैंक जो है वो हासिल है, तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो उनमें पहला रैंक आपका आता है आईआरआई न्यू दिल्ली, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड रैंक है एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में लोकेटेड है। और थर्ड है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना जो है वो पिछले कई सालों से अपनी थर्ड रैंक नहीं कहूंगा लेकिन टॉप 10 के अंदर ये हमेशा अपने आप को इंक्लूड करती है, और काफी अच्छे लेवल से यहां पर रिसर्चेस की जाती है। इवन दो सबसे पहले जो नैनो यूरिया को भी जो नकारने का काम किया था वो भी पीएयू के अंदर भी डॉक्टर सिक्का ने किया था, तो काफी अच्छे लेवल पर यहां पर रिसर्चेस की जाती है। तो हर यूनिवर्सिटी, देखो ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी की रैंक यहां पर नहीं आई, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ कमियां रही हैं और उसी के अनुसार यहां पर समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बिल्कुल यूनिवर्सिटी में यहां पर रैंकिंग में नहीं आए हैं तो वो आपका बिल्कुल भी काम के नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम कह सकते हैं कि वहां पर खस्ता हालात होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी गवर्नमेंट है उनमें काफी यूनिवर्सिटीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खासकर रिसर्च के मामले में। कई जगह पर रिसर्च उतना अच्छा नहीं हो रहा है, कई जगह पर टीचर या फैकल्टीज भी उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो रैंकिंग दी जाती है, ये रैंकिंग इसी आधार पर दी जाती है। इस रैंकिंग का काम भी यही होता है कि एक तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज्यादा एडवांसमेंट आएगा, टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो जो है वो यहां पर बेटर हो पाएगा, इसके साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, और इससे काफी हद तक फर्क भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की वो कौन कौन सी हैं, तो 3 मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी हैं। आईआरआई है, सेकंड रैंक पर आपका एनडीआरआई करनाल है, तीसरे रैंक पर पीएयू यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, चौथे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत अहम है और लगातार यूनिवर्सिटी इस रैंक को काजिब किए हुए है, और अच्छा एक यहां पर ये कह सकते हैं उनके द्वारा रिसर्चेस और काफी अच्छे इनिशिएटिव्स और वेराइटीज को भी लगातार यहां से डेवलप किया जा रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बेहतर रैंक रखते हैं। इसके बाद आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आईवीआरआई और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीएनयू, एसकेयू, एसटी जो कि कश्मीर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका यहां पर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई के अंदर है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में है, और सीसीएस एचयू यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में लोकेटेड है, ये आपका 10th रैंक पर है। तो टोटल ये 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 10 में हैं, और इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छा खासा आज प्रेजेंट टाइम में ये कह सकते हो कि रिसर्च और वेराइटीज या फिर जो स्टूडेंट्स और एक प्रकार से ये कह सकते हो पीएचडी होल्डर्स और बाकी जो चीजें एक पैरामीटर के तौर पर रखा जाता है वो काफी अच्छे लेवल से यहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन आज भी जरूरत है कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर और बेहतर काम किया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर जो है हम लोग बेटर कर सकें, और यहां पर जरूरत किस चीज की है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरत है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आने पड़ेंगे कि जहां पर स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रैक्टिकेबल बनाया जाए, क्योंकि आज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहां से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफी यूनिवर्सिटीज, काफी खासकर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर एक डमी के तौर पर बच्चा केवल बाहर निकलता है, उसके बाद उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, और ये सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कि कई लोग यहां पर विरोध में भी आ जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, ज्यादातर कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, लगभग 80% से भी ऊपर ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को एक डमी के तौर पर बाहर निकाला जाता है, पेपर लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। और इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी इसीलिए अच्छी है क्योंकि यहां पर उनको रिसर्च और इनके बारे में प्रैक्टिकल गाइड किया जाता है ताकि बच्चे वहां से एक अच्छी एजुकेशन लेकर बाहर निकले। लेकिन बाकी कुछ हद तक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड होता है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी से निकलने वाले सारे बच्चे एकदम से क्रीम होते हैं, काफी बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं फिर उनको अपने आप को सफर करना भी पड़ता है। तो वो तो हर सेक्टर में होगा, उसमें किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को सफर भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अच्छी रैंक ना मिलने के कारण बच्चे इन
यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको बाकी यूनिवर्सिटीज में फॉलोअप लेना पड़ता है, तो वहां पर कई बार कई चीजों के लिए सफर बच्चों को करना पड़ता है। एक अच्छी कहते हैं ना कि माइंडसेट होने के बावजूद भी उनको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए इन रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर मुझे लगता है कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए और इसमें और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लेकर आए जाए, तो उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर एजुकेशन भारत की काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन ही होती है जो कि आने वाले समय के लिए एक भविष्य की नींव का निर्माण करती है, तो उसके लिए जरूरी है। अब बात करें तो टॉप 20 के अंदर भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी टॉप 20 में इंक्लूड हैं, और ये दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक आपकी है एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 15th पर है, और एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 17th पर है। अब मुझे ये हैरानी है कि क्या हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है, क्या उनकी इतनी हालात खस्ता है कि वहां पर हम इनके साथ भी कंपीट नहीं कर पाए। देखिए प्रेजेंट टाइम में आप ये सोचकर देखिए कि आज से 2-4 साल पहले इन यूनिवर्सिटीज के पास आईसीआर की रैंकिंग तक नहीं थी। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि यहां भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़कर अच्छी एजुकेशन हासिल कर कर और अच्छी अच्छी जगह पर अपने आप को प्लेस कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो कि कई सालों से, कई दशकों से एस्टेब्लिश्ड हैं, और आज उनकी हालात खस्ता होती जा रही है, कई बार बजट के कारण, कई बार वहां पर उतनी अच्छी रिसर्च ना होने के कारण, उतना फोकस ना होने के कारण, यही कारण है कि जिसकी वजह से आज हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पीछे होते जा रहे हैं। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बुराई कोई नहीं है, लेकिन यहां पर फीस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हर एक आम बच्चे के हाथ में उतनी अच्छी एजुकेशन हासिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आज अगर आप लोग देखोगे तो कई स्टेट्स जैसे कि हरियाणा की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों ने डेटा पढ़ा होगा कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो सबसे ज्यादा है, वहां पर पेरेंट्स सबसे ज्यादा पे कर रहे हैं। अपने ओवरऑल की बात कर रहा हूं, एवरेज ऐसे नहीं कि वहां पर सबसे ज्यादा फीस ली जाती है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज कंट्री के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि वहां पर जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स उनकी फीस पे करते हैं। हाईएस्ट पेइंग जो आपका स्कूल फीस है वो कहीं ना कहीं एवरेज में हरियाणा सबसे टॉप पर है। तो ये जो फीस या कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पर क्यों हम पे करें इतना? अगर हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी तो हमें क्यों यहां पर प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ेगा? और सरकारी अगर अच्छे होंगे तो प्राइवेट कॉलेज अपनी फीस डेफिनेटली वहां पर कम रखेंगे। अब हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर हम एजुकेशन को अच्छा करेंगे तो आने वाले समय के अंदर एक बेहतर भविष्य को निर्माण किया जा सकता है। इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भ्रांतियां ज्यादा फैल रही हैं, प्रैक्टिकल गाइड और प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के कारण, खासकर इंस्टाग्राम पर छोटी रील्स के अंदर एजुकेशन होने के कारण हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, और ये हमारा बुरा हालात है। तो लगातार अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियस सी बात है अभी इंक्रीज कर रहा है, कंपटीशन इसका बढ़ रहा है, ये भी देखने की जरूरत है। अब बात करें इसमें तो टॉप 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो कि आपकी ओवरऑल टॉप 100 लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, तो वो आपकी हैं IRI, PAU, TNAU और SKU ST यानी कि शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट यहां पर हम बात कर सकते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि अपनी रैंक पहले आपका 8वें रैंक पर था और अब जो है 9th रैंक पर हो चुका है आउट ऑफ टॉप 100। पहले आपका टॉप 100 में इंक्लूड थी जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि अभी 100 रैंकिंग में से बाहर निकल चुकी है। SKU ST की बात करें तो ये कश्मीर इंप्रूव जो है, इन्होंने अपनी रैंकिंग जो है वो 7th पोजीशन पर आ चुके हैं, तो पहले से इनका रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। तो एक अच्छी बात है कि ये यूनिवर्सिटीज जो है अपने आप को इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन यहां पर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग गिरना भी यह दर्शाता है कि हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी गिरावट और चढ़ावट जो है वो गलत बात है, आना गिरना भी अच्छी बात है, चढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें आने वाले टाइम के अंदर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर हम देखो 100 यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 100 में से लिस्ट में से बाहर हो चुके हैं ओवरऑल रैंकिंग में, तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमें बाहर क्यों किया गया और उसमें इंप्रूवमेंट लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यही अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के अनुसार स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। खासकर जो बच्चे अभी बीएससी कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, तो आगे अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेहतर हो सकती है, या फिर कोई बच्चे बीएससी कर रहे हैं एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इन रैंकिंग के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। इसके अलावा कोई बच्चा अगर एमएससी कर रहा है, पीएचडी में जाना चाहता है तो वो भी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें
हमें ये पता चलता है कि कहां पर अच्छी रिसर्चेस हो रही हैं, कहां पर अच्छी एजुकेशन है ना। और कई बार फीस का डिफरेंशिएशन होता है, वो अलग बात है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है अगर हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हमें अच्छा खासा एक स्टडी लेवल जो है, ये कह सकते हो हमारा जो नॉलेज है वो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कई बार कई चीजें करप्शन के माध्यम से भी होती हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तो यहां पर यूनिवर्सिटीज के साथ में अगर हम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट को डेवलप करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर या फार्मर स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारा फार्मर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन को डेवलप कर पाएंगे। और इसी के साथ ये हमारा ओवरऑल रैंकिंग का फंडा जो मैंने आपके साथ क्लियर किया, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप अगर ये बेहतर लगा, आपको लगा कि ये जानकारी अच्छी थी, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम एग्रीकल्चरल अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें और आप लोगों के लिए एक बेहतर एजुकेशन जो है, जो आपको अभी तक नहीं मिली थी, वो भी हम आपको प्रोवाइड यहां पर कर सकें। तो देखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।